नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख और मेरे साथ अनुराग ओझा जी हैं। आप सब लोग जानते हो ये एक युवा एक्टिविस्ट है और बड़ी बेबाकी से अपनी राय भी रखते हैं, तो हम इनसे चाय पे चर्चा करेंगे जैसे प्रधानमंत्री जी किया करते हैं। हाँ जी, और चाय पे चर्चा भी इसलिए कि चाय के नशे में डूब गया है देश और चाय ने देश बर्बाद कर दिया। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा तो मेरा चर्चा स्टार्ट यही है। मेरा एक मानना है यहाँ पे, मैं पहले अपनी बात रख दूं कि भारत सरकार मोदी जी अंग्रेजों को खत्म करना चाहते हैं, अंग्रेजों की पहचान इंडिया को खत्म करना चाहते हैं। तो ये हम जो चाय पी रहे हैं ये भी तो अंग्रेजों की देन है ना, तो इसे खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए 6 महीना और बचा है और जो खत्म करने की बात कर रहे हैं वही खत्म हो जाने वाले हैं। बाद में तो दम वो क्या होता है, जब दिया जब बुझना होता है ना तो उसकी लौ बहुत तेज जलती है। हाँ, फड़फड़ाती बहुत है ना, तो आज यही हो रहा है। मेरा ये कहना है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन जो बात हो रही है सरकार में, तो ये बताइए कि मेरा ये सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन तब कहाँ थे ये, जब 9 साल पहले जब सत्ता में आए तब ये इनको नहीं लगा कि चुनावी प्रक्रिया में पैसे ज्यादा खर्चा होते हैं। देखिए सर कि भारतीय जनता पार्टी की जो घृणित मानसिकता है ना, उसको अब हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन ये इसलिए करना चाहते हैं ताकि ये 5,000 भी अगर सिलेंडर का दाम कर सके तो कोई जनता बोल ना सके। वन नेशन वन एजुकेशन की भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो उस पर बात करे, वन नेशन वन स्वास्थ्य पे बात करे, वन नेशन वन पेंशन पे बात करे, वन नेशन वन बजट पे बात करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वोट की राजनीति के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है। अब एक चीज बताइए, कह रहे हैं कि पैसा कम लगेगा। अब एक चीज बताइए साहब कि जितने भी टीचरों की ड्यूटी लगती है इलेक्शन में, क्या उसके बाद वो ड्यूटी नहीं करते हैं? जितने पीठासीन अधिकारी बनते हैं क्या उसके बाद में वो अधिकारी नहीं रहते हैं? जितने भी सैनिक की जानकारी जुटाई थी, अब ये सही है गलत है ये भी फाइंड आउट करने का विषय है, लेकिन मैंने पता किया कि 5 साल में चुनाव आयोग 8,000 करोड़ रुपए खर्चा करता है 5 साल में इलेक्शन पर। प्रति व्यक्ति 27 रुपए आता है, तो इसे आप ज्यादा खर्चीला मानते हैं? अब एक चीज बताइए सर कि हम 100 रुपए का डीजल पेट्रोल डलवा सकते हैं, तो 100 रुपया अगर साल में एक बार 5 साल में एक बार होता है, तो अगर हम खर्च कर देंगे तो उसमें दिक्कत है सर आपको? त्योहारों में हम ज्यादा खर्चा करते हैं। त्योहारों में हमसे ज्यादा खर्च कर हम कहते हैं चाय में। हमारे लोकतंत्र का महापर्व है, महात्योहार है। हाँ, और तो इसमें 27 की जगह 30 रुपया भी प्रति व्यक्ति खर्चा होगा। हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये एक सवाल है और जिसका ओझा भाई ने जवाब दिया, कमेंट में बताइएगा। और सवाल एक और है कि आज जो गोदी एंकरों को बैन किया जा रहा है, सही है, उनको तो पहली लिस्ट आ गई, दूसरी भी आने वाली है। हम कह रहे हैं कि जितने भी एंकर हैं सबका बहिष्कार हो जाना चाहिए, क्योंकि सर ये प्रधानमंत्री जी के चरण चंबुक है। ये कहते हैं ना, ये सुनील चौधरी क्या कह रहा है कि जो विपक्ष है वो तीखे सवालों से डर रहा है। इंडिया अलायंस तीखे सवालों से डरता नहीं है। सवाल किससे? सवाल सत्ता पक्ष से होना चाहिए, सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होना चाहिए, सवाल जयशाह के पापा से होना चाहिए, सवाल पंकज सिंह के पापा से होना चाहिए, सवाल स्मृति ईरानी से होना चाहिए। लेकिन आज ये सवाल किससे कर रहे हैं? राहुल गांधी से कर रहे हैं। सवाल किससे कर रहे हैं? इंडिया अलायंस से कर रहे हैं। सर ये चरण चंबुक हो गए। चंद पैसों के लिए जैसे तबाहें अपनी अदाएं बदलती हैं, ठीक उसी प्रकार ये एंकर अपनी अदाएं बदल देते हैं। जनता अपनी भूमिका में क्यों नहीं आ रहा है? जनता की भूमिका में क्यों नहीं आ रहा है? एक चीज बताइए कि जनता जो है ना सब जान गई है। जनता मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है, आपने जनता कहा, पर मुझे ऐसा लगता है कि जनता बची नहीं है। जनता पार्टियों में बटी हुई है, कोई कांग्रेस पार्टी में है, कोई सपा में, कोई बसपा में, कोई बीजेपी में, कोई आरएसएस में, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर। जनता कहीं दिख रहा है क्या? हर किसी न किसी पार्टी का कोई न कोई कार्यकर्ता मिलेगा और जनता नहीं मिलेगा। नहीं, जो जनता है वही कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता है वही जनता है। नेता और जनता में जो फर्क है ना, नेता बड़की गद्दी। एक चीज बताइए कि पिटने वाला कौन होता है? आंदोलनों में सबसे ज्यादा पिटता है वो कौन होता है? कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता कौन है? जनता है। और आप नेता नहीं ना है साहब, आप भी तो एक जनता ही है। जो जनता के हकों अधिकारों का सवाल उठाता है वो नेता नहीं जनता होता है। अब जनता ही है जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को उखाड़ के फेंक सकता है। कोई कार्यकर्ता नहीं चाहेगा कि हमारी पार्टी हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कार्यकर्ताओं
कि नहीं जनता की अहम भूमिका? अनुराग भाई, एक और बात, जैसे हम युवा हैं, ठीक है, तो युवा क्यों नहीं राजनीति में आ रहा है आगे बढ़ चढ़कर? ना, मेरा भी मानना है सर। बेरोजगारी के लिए युवा आंदोलन नहीं कर रहा। मेरा मानना है कि जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा तब तक देश का बेड़ा गर्क होता रहेगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी 73 साल के हो गए। मैं ये मिसाल क्यों दिया कि अभी ऋषि सुनक आए थे और उनकी एज पता चली कि 40 से 42 साल के हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और जो खुद नहीं चल पाता है वो हमारा देश चलाता है, जिसको लाठी के सहारे चलना होता है। वही सर मैं तो बता रहा हम हूँ चाहते हैं कि 40-50 साल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। सर। मेरा मानना है कि जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा तब तक, क्योंकि ऐसे मैं अभी 20 साल का हूँ सर, 73 साल का आदमी मेरी भावनाओं को, मेरे अंदर पल रहे उल्लास को नहीं समझ पाएगा। उसको समझने के लिए हमसे दुगना 40 साल होना चाहिए, 45 साल होना चाहिए। अब 73 साल जिसके अंदर की समस्त दीप बुझ गई हो, वो हमारे अंदर जल रही दीपों को समझेगा? तो ठीक उसी प्रकार जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा तब तक देश नहीं चल पाएगा। और एक बात, लोकतंत्र के 4 पिलर कहे गए जी, तो जिसमें विधायिका कहीं दिखती है जनता के साथ? पहला चारों स्तंभ नहीं दिखता है। पहला स्तंभ की बात करें, बारी बारी से स्तंभ की बात करेंगे ताकि जनता को बखूबी समझेगा। तो पहला जो लोकतंत्र का पिलर है विधायिका, ठीक है, ये कहीं भी सांसद और विधायक कहीं जनता के साथ खड़े दिखते हैं? कहीं नहीं दिखते हैं। चुनाव के समय में आते हैं लोग। और दूसरा पिलर कार्यपालिका। हाँ। कार्यपालिका में बताइए कि आज जनता कितना ट्रस्ट है कार्यपालिका, कोई भी हो, चाहे वो कोर्ट हो, कचहरी हो, तलाटी हो, कोर्ट कचहरी सब न्यायपालिका में आता है। कार्यपालिका में पुलिस प्रशासन आती है। और कहीं ना कहीं सॉरी न्यायपालिका, कहीं कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका में कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि पुलिस खड़ी होती है जनता के साथ, प्रेशर से मान लो या फिर किसी कहीं ना नेताओं के दबाव में रहती है। नेताओं के दबाव में रहती है। मैं मानता हूँ, मेरे पास सर इसका अनुभव है। बिना FIR के मुझे उठा लिया, किसके आधार पे उठाया बताइए? तो और दूसरा बात, तीसरा जो है न्यायपालिका पे मुझे अपने सर्वोच्च न्यायपालिका पे विश्वास है। अब तो थोड़ा उम्मीद इसलिए भी दिखती क्योंकि मुझे चंचूर पे साफ, क्योंकि एक ही सहारा है हमारा, जिला न्यायालय में फैसला ना हो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट पे भी ना हो सुप्रीम कोर्ट पे चला जाइए महाराज, वहाँ पे आपको न्याय मिलेगा। हमें अपने चंचूर पे बहुत विश्वास है। चंचूर के बाद आखिरी स्तंभ पे महाराज भरोसा अगर करोगे, और आखिरी बैठे हैं चार है ना, 4 पैर, वो पैर टूटा हुआ है, हम एक कोने पे इसीलिए बैठे हैं कि अगर बराबर बैठ जाएंगे तो एक टेबल पलट जाएगा। तीसरे चौथे पे हमें भरोसा नहीं है। तो ये हाल है देश का। और शिक्षा पर बात करेंगे। नहीं देखिए, शिक्षा से भारतीय जनता पार्टी इसलिए हम लोगों को वंचित कर रही है कि अगर देश की जनता शिक्षित हो जाएगी तो वो कलाम और अंबेडकर बनेगी। कलाम और अंबेडकर जब बन जाएंगे तो सरकार से सवाल पूछेंगे। अब देखिए, कलाम की आपने बात करी तो बहुत से लोग, ये अंधभक्तों को एक संदेश है, जैसे आप ब्राह्मण हैं और आपने अंबेडकर का नाम ले लिया तो बहुत अंधभक्तों को जलन होगा। आपने कलाम का नाम लिया, बहुत अंधभक्तों को जलन होगा। लेकिन अगर ये शिक्षित होते तो ये दोनों को फॉलो करते। नहीं, जो शिक्षित लोग हैं, जो अभी भी पढ़े लिखे लोग हैं, अंधभक्तों की शिक्षित की बात कर रहा हूं कि अगर ये शिक्षित होते तो ये इनका सम्मान करते। हाँ, नहीं, जो देखो मेरा मानना है कि जो कलाम अंबेडकर इन लोगों का सम्मान नहीं करता है, वो देश में कुरीतियां फैलाने का काम करता है। वो सम्माननीय हो ही नहीं सकता, वो देशद्रोही उसे कह सकते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि जो स्थिति बनी हुई है देश में कि जहाँ पर भी देखो प्रधानमंत्री का ही चमकता हुआ चेहरा दिखेगा। अभी आप दिल्ली में हम बैठे हैं, दिल्ली में अभी 3-4 दिन पहले G20 हुई थी। G20 में सिर्फ कमल का फूल और प्रधानमंत्री का चेहरा यही दिखा है। कहीं पर भी इंडिया रिप्रेजेंट नहीं हुआ, भारत का कहीं पर भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखता है। आप जाके देखिए कहीं पर भी बोर्ड पर, मैंने देखा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, G20 में जितना बजट खर्च हुआ है, 990 करोड़ रुपए की बजट थी और 4100 करोड़ रुपया खर्च हुआ। प्रधानमंत्री जी ने और पैसा कहाँ पे लगाया? पहला तो सवाल 990 करोड़ रुपया खर्चा करना था और 4100 करोड़ रुपया खर्चा हो गया, बाकी पैसा प्रधानमंत्री जी ने कहाँ खर्च किया? पहला तो मेरा ये सवाल है। मेरा चंचूड़ जी से एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि साहब,
इसकी जितनी भी कड़ी जांच कराई जा सके वो जांच होनी चाहिए। ये पैसा खर्च कहाँ हुआ है? कहीं अडानी और अंबानी का कर्जा माफ करने में तो नहीं खर्च हो गया? 200 रुपए इन्होंने सिलेंडर में डिस्काउंट किया और वो पैसा सुभाष चंद्र का कर्जा माफ हो गया, वो भी प्रधानमंत्री जी ने और देश की मीडिया ने नहीं दिखाया। आज सुभाष चंद्र का किस आधार पर कर्जा माफ किया गया भाई? एक किसान साहब कर्जा ले लेता है, उसका चप्पल घिस जाता है, लेकिन उसका 5 रुपया कर्जा माफ नहीं होता है। सुभाष चंद्र राज्यसभा भी है ना? हाँ, बीजेपी के लोग हैं साहब। अगर आप बीजेपी में छोटका कार्यकर्ता है ना, तो आपको करोड़ों रुपए का कर्जा माफ हो जाएगा। अनुराग भाई, आपको एक बात और नहीं पता है, 1980 के दशक में सुभाष चंद्र जी क्या करते थे आपको पता है? आड़तियों की दलाली करते थे अनाज मंडी में। पता कीजिए, ये जनता को भी नहीं पता हो, पर सीरियसली आड़तियों का दलाली करते थे और जी मीडिया के आज मालिक हैं। हाँ, तो वही बता रहे हैं ना कि अब देखिए कि जी इंडिया के वो मालिक, अब उनको मालिक उनको बना दे। अब अगर प्रधानमंत्री जी उनका कर्जा नहीं माफ करेंगे, 400 करोड़ रुपया कलीम या अनुराग को भी मिल जाए तो हम भी एक मीडिया हाउस खड़ा कर नहीं साहब, हमको 8,400 करोड़ नहीं चाहिए, हमें हमारा 15 लाख दे दो। अरे यार, हमें हमारा 15 लाख चाहिए भाई, हमें इतना पैसा नहीं चाहिए। तो अभी अंधभक्त आपको कमेंट में गाली देंगे, उन अंधभक्तों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। ये कहेंगे कि खाली हराम के खाने को सोचता है, निकम्मा है। नहीं, तो वो मुझे थोड़ी कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हराम की ढूंढ रहा है, तो प्रधानमंत्री को निकम्मा बोलने का काम करते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर विदेशों से पूरा काला धन आ जाएगा तो कम से कम एक लोगों के खाते में 15-20 लाख रुपए। काला धन क्यों नहीं आया? ये तो प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। काला धन डबल कैसे हो गया? ये प्रधानमंत्री बताएगा, हम प्रधानमंत्री थोड़ी हैं। कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में नहीं आए थे, तब का जो स्विस बैंक में काला धन था और आज उसका डबल हो गया है। मेरी बात वो चल रही है इनके साथ। और दूसरी बात कि जब प्रधानमंत्री सत्ता में नहीं आए थे, तब भारत पर एक 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जो आज 155 लाख करोड़ हो गया है। और महाराज, सुनने में ये भी आया था कि 3 लाख करोड़ रुपया आरबीआई पर भी दबाव बना करके लेने की फिराक में थे प्रधानमंत्री। एक चीज बताएं, 24 में गलती से आ गए तो चमड़ी है ना साहब, ये पिलास समझते हो ना, जिससे लाइट काटी जाती है, पिलास से पकड़ के चमड़ी उधेड़ के भारतीय जनता पार्टी वाले पैसा निकाले। पकड़ बोल रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र में पकड़ बोलते हैं उसको। हाँ, हमारे गांव में पिलास बोलते हैं। तो ये पकड़ से चमड़ी नोच लेंगे मोदी साहब, ये अनुराग भाई का कहना है। हाँ, बिल्कुल कहना है भाई, हम डर थोड़ी रहे हैं। डरता हुआ जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है, हम डरने वाले नहीं है साहब। डरा कर तेरे हड्डियों में पानी भरा है कातिया, डरा कर वही जीता है जिसके हड्डियों में पानी भरा होता है। तो ये बताइए, ये जो कातिया है, इसने जो एक महीन बात बताएं, कान में बताएंगे, तेज नहीं बोलेंगे। अमित शाह हमको डराने की कोशिश करते हैं। हमको हम भी नहीं बताएंगे। हाँ, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हमको भी अमित शाह से डर लगता है। और हमें नहीं लगता, क्योंकि हम सच बोलने के आदी हैं। इसलिए अंधभक्तों को लगता है कि हम दोनों अंधभक्तों के लिए एक बहुत बड़ी प्रसादी है, बहुत बड़ी। लेकिन अंधभक्तों के लिए पक्का है कि हम 24 में दर्द बनेंगे, घूम के हर विधानसभा लोकसभा पर दर्द बनेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि अब मैं जहाँ जाऊँगा अनुराग भाई को साथ ले जाने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट टाइम जहाँ जिस राज्य में मैं मिलूंगा, शायद अनुराग भाई मेरे साथ मिलेंगे। जय हिंद।